हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, चकाचक हैं, टकाटक हैं, ललन टॉप हैं। तो आज प्यारे बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अपना छठा चैप्टर रेखाएं और कोण। तो चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे क्या क्या, और आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक तो रेखा के बारे में, ठीक है, किरण के बारे में, ठीक है, रेखा खंड के बारे में, ठीक है, और हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे जो कि है बिंदु, ठीक है, और हम लोग सीखेंगे कि भाई कोण कैसे बनता है, ठीक है। रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, कोण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। हमारी डेली लाइफ में प्यारे बच्चों ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेखाएं होती हैं, मतलब लाइन होती हैं, कोण होते हैं यानी कि एंगल होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है कि भाई अब जैसे मान लीजिए कैंची है, तो कैंची को जब ऐसे खोल दिया जाता है तो देखो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। या जैसे हॉकी स्टिक है, तो हॉकी स्टिक में देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर ये जो है आपका एक कोण बन रहा है, ठीक है। या जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी में भी आप देख सकते हैं कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और इनके बीच में ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर हम लोग रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, कोणों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे किसके बारे में, कि हमारे पास जो एक रेखा है वो क्या है, एक किरण क्या है। देखो लाइन क्या होती है प्यारे बच्चों, अगर लाइन के बारे में बात की जाए, अगर मैं एक रेखा के बारे में बात करूं, तो अब आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारे बिंदु हैं। अब ये हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि देखो बिंदु का तो कोई आकार नहीं होता, बिंदु का कोई साइज नहीं होता, बिंदु की कोई माप नहीं होती, है ना। बिंदु के बारे में बात चल रही है। बिंदु का कोई आकार नहीं होता, बिंदु का कोई साइज नहीं होता, बिंदु की कोई माप नहीं होती, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये कोई क्या है, ये हमारे पास कोई बिंदु है, ये हमारे पास कोई बिंदु है। तो इस बिंदु का कोई आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई माप नहीं है, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, वरना कि मैं अगर एक पेन छू भी ऐसे देता हूँ तो वो एक बिंदु है। मैंने यहाँ पर पेन छू दिया, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये है बिंदु, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है, ये सब प्यारे बच्चों बिंदु हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब बिंदु हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगर दूसरी चीज़ के बारे में बात की जाए कि भाई पॉइंट्स जो हैं, बिंदु जो हैं, अगर उनको हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। जैसे मान लो कि एक बिंदु ये है, 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 ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या होगा बताइए। अगर मैंने इन बिंदुओं को मिलाया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को अगर मैंने मिलाया, तो इसको हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों रेखा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेखा बोल रहे हैं। तो एक सीध में जितने भी बिंदु होते हैं, जब हम उन सबको मिलाते हैं तब जाकर के हमें क्या मिलती है, तब जाकर के हमें बिंदु मिलते हैं। समझ में आ रही बात। जब एक सीध में हमारे पास जितने भी बिंदु होते हैं, जब हम उनको मिलाते हैं तब जाकर के हमें क्या मिलती है, रेखा मिलती है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत सारे अनगिनत बिंदुओं को मिलाते हैं तब जाकर के हमें रेखा मिलती है। भाई यहाँ पर इस पर ऐसे बहुत सारे अभी बिंदु होंगे जो मैंने यहाँ पर दिखाए ही नहीं हैं। ऐसे यहाँ पर अभी बहुत सारे और भी तो बिंदु होंगे जो मैंने यहाँ पर अभी दिखाए भी नहीं हैं। बताओ, यहाँ पर अभी ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो मैंने यहाँ पर अभी नहीं दिखाए हैं। तो इनको हम कहते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्या है, अनगिनत बिंदु हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपल, कि भाई अगर आपके पास अनगिनत बिंदु है तो उससे आप एक रेखा, मतलब इस तरीके से एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों ये होती है कि जो कोई भी रेखा होती है उसको लिखा कैसे जाता है। मान लो इस रेखा का नाम है ए बी,
तो तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे ए लिखोगे, बी लिखोगे और इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान बनाओगे दोनों तरफ। ठीक है, तीर का निशान बनाएंगे दोनों तरफ कि ए बी क्या है। अब इससे पता चल रहा है कि ए बी जो है वो एक रेखा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ए बी जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, एक रेखा है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास एक बिंदु है जैसे कि ये, तो इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो देखो, एक रेखा ये भी हो सकती है, 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 एक रेखा ये भी हो सकती है। ठीक है, एक रेखा ये भी हो सकती है, एक रेखा ये भी हो सकती है, एक रेखा ये भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास एक बिंदु है तो उस एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, चलिए, और अगर आपके पास दो बिंदु हों तो उससे एक रेखा गुजरती है। ये हम यूक्लिड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं किरण के बारे में कि रेखा तो हमें पता चल गया, अब किरण क्या होती है। तो बेटा देखो, किरण में क्या होता है, जैसे सूर्य की किरण होती है। अब आपने देखा है कि सूर्य की किरण जो है वो पृथ्वी पर गिरती है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग मैथमेटिक्स में, गणित में भी बात करते हैं किरणों के बारे में। किरण में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है शुरुआती बिंदु। अब जैसे ये सूर्य की किरण है तो ये कहाँ से निकल रही है, सूरज से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, बताओ। ये सूर्य से निकल रही है, सूरज से निकल रही है, तो सूरज क्या है, इसका शुरुआती बिंदु है, यानी जहां से ये निकल रही है। तो किरण में क्या होता है बेटा, किरण में होता है एक शुरुआती बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों प्रारंभिक बिंदु। इसको हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, अब ये हो गया आपका शुरुआती बिंदु जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, इससे जब हम आगे की तरफ, इधर की तरफ ऐसे चले तो दूसरी तरफ क्या लगता है बेटा, तीर का निशान लगता है। एक तरफ तो हो गया आपका प्रारंभिक बिंदु और दूसरी तरफ हो जाता है तीर का निशान। तो इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों किरण। इसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब जैसे मुझे इसी किरण का नाम लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, मान लो ये C है और ये मान लीजिए कि D है, तो इस किरण का नाम कैसे लिखा जाएगा, इस किरण का लिखा जाएगा नाम CD और CD के ऊपर ऐसे आप एक तीर का निशान बना दोगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब मैंने रेखा का नाम लिखा था तो बेटा रेखा के नाम में मैंने दोनों तरफ तीर का निशान लगाया था, दोनों तरफ। लेकिन जब मैंने किरण लिखी है, किरण का नाम लिखा है, तो उसमें सिर्फ मैंने एक तरफ तीर का निशान लगाया, दूसरी तरफ नहीं लगाया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों रेखा खंड के बारे में कि रेखा खंड क्या होता है, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। व्हाट इज लाइन सेगमेंट, रेखा खंड क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, आपके पास क्या है, एक रेखा है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रेखा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए बी क्या है, आपके पास एक रेखा है। तो बेटा देखो, जो ये शब्द है रेखा खंड, जिसे हम कहते हैं हिस्सा, यानी कि आपकी लाइन जो होती है, आपकी रेखा जो होती है, उसका कोई टुकड़ा कह लो या उसका कोई हिस्सा कह लो। ठीक है, जो आपकी रेखा है, जो आपकी लाइन है, उसका कोई टुकड़ा कह लीजिए या उसका कोई हिस्सा कह लीजिए। तो वो जो टुकड़ा होता है या वो जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये आपकी एक रेखा हो गई, तो इसका मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैंने एक हिस्सा ले लिया, इसको मैंने नाम दिया है P, इसको मैंने नाम दिया है Q। तो बेटा होता क्या है कि जो रेखा खंड होता है उसकी एक लंबाई निश्चित होती है। मतलब उसमें क्या होता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है, यानी जहाँ से शुरुआत हो रही है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, P से शुरुआत हो रही है और Q पे ये क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। समझ में आ रही है बात सबको, कहाँ से शुरुआत हो रही है, P से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, Q पे। तो ये चीज़ है। तो जब हम लोग रेखा खंड का नाम लिखेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, जब हम रेखा खंड का नाम लिखेंगे तब हम लिखेंगे P Q और इसके ऊपर ऐसे बस एक लाइन खींच देंगे, P Q और उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। अब जैसे मुझे रेखा का नाम लिखना है ए बी, तो मैंने ए बी रेखा का नाम लिखा और इसके लिए मैंने दोनों तरफ तीर का निशान लगाया, तो इसका मतलब है रेखा ए बी।
और इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे रेखाखंड पी क्यू, इसको आप पढ़ेंगे रेखाखंड पी क्यू, और इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे रेखा ए बी, इसको आप रेखा ए बी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर जैसे मान लो मैं P से B का नाम लिखूँ, पी बी, तो बताओ पी बी क्या है। अगर मैं पी बी लिखूँ तो पी बी क्या है, तो पी बी जो है बेटा, पी बी एक किरण है, किरण पी बी, किरण पी बी। तो पी बी जब किरण लिखते हैं तो एक तरफ तीर का निशान लगाते हैं, केवल एक तरफ। क्या करते हैं बेटा, केवल एक तरफ तीर का निशान लगाते हैं। देखो इसको हम बोलते हैं रेखाखंड पी क्यू, रेखा ए बी, और ये हो जाएगा बेटा किरण पी बी। तीनों में जो डिफरेंस है वो पता चल गया, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारे, आपने देखा ना यहाँ पे देखो मैंने दिखाया भी है, सेगमेंट कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। सेगमेंट किसे कहा जाता है, रेखाखंड को कहा जाता है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ठीक है, रेखाखंड लाइन सेगमेंट। तो देखो इसको कैसे, एक शुरुआती बिंदु और एक अंत बिंदु। लाइन में क्या है, देखो दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है, लाइन यानी कि रेखा, रेखा में देख रहे हो दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है। और जो किरण है यानी कि जो रे है, उसमें एक तरफ शुरुआती बिंदु और दूसरी तरफ तीर का निशान। वही मैंने आपको ये तीनों बातें यहाँ पे बताई हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अब बात करेंगे कि अगर आपके पास एक रेखा है तो उस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने पर आपको क्या मिलती है प्यारे बच्चों, एक रेखा मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखो अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपके पास एक रेखा है, ध्यान देंगे ज़रा, एक रेखा आपके पास ऐसे है, ठीक है, और एक रेखा आपके पास ऐसे है। तो इस पे भी बहुत सारे बिंदु स्थित हैं, है ना, और इस रेखा पर भी बहुत सारे बिंदु स्थित हैं। तो अब बात आती है कि भाई कोण कब बनेगा। कोण तब बनेगा जब दो रेखाओं का या दो रेखाखंडों का शुरुआती बिंदु एक ही हो जाएगा। समझ रहे हो, दो किरण कह लो या दो रेखाखंड कह लो, दो किरण ही वैसे ज़्यादा सही रहेगा, जब दो किरणों का शुरुआती बिंदु जो है वो एक ही होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये है, ये आपका क्या है, एक बिंदु है, तो यहाँ से एक किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, और यहीं से एक किरण ऐसे जा रही है, तो दोनों किरणों का शुरुआती बिंदु एक ही हुआ। ये दोनों की दोनों जो किरणें हैं इनका शुरुआती बिंदु एक ही हुआ। अब इनके बीच का जो ये घुमाव होता है, इनके बीच का जो ये घुमाव है, ठीक है, इस घुमाव को हम क्या कहते हैं, इस घुमाव को हम कहते हैं प्यारे बच्चों कोण। समझ रहे हो, इनके बीच का जो ये घुमाव है इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई इस रेखा पर देखो कितने सारे बिंदु हैं, इस पर कितने सारे बिंदु हैं, इस पर कितने सारे बिंदु, इस पर, तो एक रेखा पे तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों रेखाओं का शुरुआती बिंदु एक ही होगा, एक ही जगह से दोनों शुरू हो रही हैं, तो फिर उसको हम यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। चलिए इसके बाद बच्चों सबसे पहले परिभाषा आ रही है रेखाखंड की। तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास क्या है, लाइन, इसका नाम रख सकते हैं L और इसका नाम रख सकते हैं M। तो LM तो आपकी रेखा हो जाएगी। अब मैंने इसका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मैंने इसका हिस्सा लिया है, या इसको आप कह सकते हो R और इसको आप कह सकते हो S। तो बेटा RS क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है, RS क्या है, एक रेखाखंड है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक अंत बिंदु ये वाला है और एक अंत बिंदु ये वाला है। दो अंत बिंदु है तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं रेखाखंड। अब देखो इस पर तो कोई अंत बिंदु ही नहीं है, ये तो इधर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना, और इस पर भी इधर कोई अंत बिंदु नहीं है, ये भी इधर चलती जा रही है। तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। इस बात को भी लिख लेंगे, जो रेखाखंड होता है ना, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है।
रेखाखंड की लंबाई क्या होती है बच्चों? निश्चित होती है। और जो आपके पास रेखा है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं है। रेखा की लंबाई निश्चित यानी कि फिक्स नहीं है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। और जो आपका किरण होता है उसमें एक शुरुआती बिंदु होता है और दूसरी तरफ तीर का निशान होता है, या कह सकते हैं कि केवल एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किरण के बारे में। किरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब उसकी परिभाषा है, रेखा का वो भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, समझ रहे हो? रेखा का वो भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु हो। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एक रेखा है, तो इसका नाम हमने दे दिया P और Q। ठीक है, अब इस पर मैंने एक यहाँ पर बिंदु ले लिया, इस पर मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया R। ठीक है, इस पर मैंने R एक बिंदु ले लिया, तो आर क्यू क्या होगा बच्चों बताओ? आर क्यू क्या होगा? देखो R आपका क्या है, एक शुरुआती बिंदु है, और Q जो है उधर तो तीर का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये तो आपकी एक किरण हो गई। आर क्यू क्या हो गई? आपकी एक किरण। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों? यहाँ तक बताइए जल्दी से। इतना सारे बच्चों को समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? चलिए, तो इसके बाद बच्चों बात करते हैं किसके बारे में? इसके बाद हम लोग बात करते हैं यदि अगर क्या करें, तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। यह परिभाषा आ रही है संरेख बिंदुओं की, कोलिनियर पॉइंट्स की। जैसे मान लो कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। अब अगर इन तीनों को मिलाने से मुझे एक रेखा मिलती है, एक लाइन मिलती है, मान लो अगर मैं इन तीनों को मिलाता हूँ तो मुझे क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है, एक रेखा मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर होंगे, एक ही रेखा पर हैं ये तीनों बिंदु। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। तो ए, बी, सी जो है वो तीनों संरेख बिंदु हैं, एक ही रेखा पर है। ठीक है, अगला है कि अन्यथा वे असंरेख बिंदु हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो फिर वो असंरेख है। जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु फिर यहाँ पर है। अगर इस तरीके से है तब तो रेखा नहीं मिलेगी भाई। इनको मिलाओगे तो इसको तो यहाँ मिलाओगे, और इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ मिलाओगे, और इन दोनों को मिलाओगे तो भैया यहाँ मिलाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ तो हमें रेखा नहीं मिल रही, यहाँ हमें रेखा नहीं मिल रही, यहाँ पे हमें लाइन नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि भाई ये जो तीनों जो बिंदु हैं ये असंरेख हैं। यहाँ पर आपको लाइन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? असंरेख हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखो तीन तीन रेखाएं मिल रही है, जबकि बात चल रही है एक रेखा की। उन्होंने क्या कहा है? एक ही रेखा। और यहाँ तो तीन तीन हो गई, एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, है ना? तो यहाँ तो तीन हो गई, तो ये नहीं है संरेख। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अगला है प्यारे बच्चों कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जो मैंने आपको एक बात बताई कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है? ये आपका अंत बिंदु है। अब इस अंत बिंदु से एक किरण ऐसे जा रही है और इस एक अंत बिंदु से एक किरण ऐसे जा रही है। ये दो किरणें जा रही हैं, अंत बिंदु एक ही है, एक ही अंत बिंदु से दो किरणें जा रही हैं, है ना? दोनों की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहीं से हो रही है। तो इनके बीच का जो ये घुमाव होता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? इनके बीच के घुमाव को हम लोग कहते हैं कोण। इनके बीच के घुमाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं यानी कि आर्म्स कहलाती हैं। अब ये वाली जो किरण है और ये वाली जो किरण है, ये दोनों क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है? भुजा है, और ये भी आपका क्या है? भुजा है। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या कहलाती हैं? भुजा कहलाती हैं।
या जिसे हम साइड भी कह देते हैं, भुजा कह लो या इसको साइड कह लो, एक ही बात है, ठीक है, साइड कह लो या भुजा कह लो। अच्छा, उसके बाद क्या है, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब जो इस किरण पर भी है और जो इस किरण पर भी है, जो इसका मतलब जो दोनों किरणों पर है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों पर हो। तो ये वाला जो बिंदु है बेटा, ये दोनों पर स्थित है, समझ रहे हो, ये बिंदु दोनों पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे शीर्ष, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, यानी कि वर्टेक्स। इसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। आ रहा है समझ में सबको? तो ये बात है, ठीक है। सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीज़ें कि शीर्ष किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं, समझ में आ गया सबको? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और हम बात करेंगे कोणों के युग्म के बारे में। अच्छा, युग्म का क्या मतलब होता है बेटा, युग्म का क्या मतलब होता है, युग्म का, तो युग्म का मतलब जल्दी से ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं, युग्म का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। युग्म का मतलब क्या होता है? यस, युग्म का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बताएं जल्दी से। तो बेटा जी युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पेयर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेयर कहते हैं। जैसे जूतों का जोड़ा होता है, तो दो जूते होते हैं ना, एक लेफ्ट पैर का होता है, एक राइट पैर का होता है, तो उसको हम एक साथ बोलते हैं पेयर ऑफ शूज़, यानी कि जूतों का एक जोड़ा। ठीक है, दो जूते होते हैं तब उसको एक जोड़ा बोलते हैं, है ना, एक लेफ्ट और राइट का। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर दो कोण होंगे तो उसको हम एक युग्म बोलेंगे, एक जोड़ा बोलेंगे। समझ में आई बात? दो जोड़े मतलब दो कोण होंगे तो उसको हम एक जोड़ा कहेंगे, एक युग्म कहेंगे। ठीक है, दो युग्म दो कोण होंगे तो उसको हम एक युग्म कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास दो कोण हैं, दो कोण को हम क्या बोलते हैं, एक युग्म बोलते हैं, एक जोड़ा बोलते हैं। जैसे हमारे पास जूते दो होते हैं तो उसके हम एक जोड़ी बोलते हैं ना, कि भाई एक जोड़ी जूते हैं मेरे पास, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि दो कोण होंगे तो उसे हम एक युग्म कहेंगे, एक जोड़ा कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको आकृति में क्या क्लियर हो रहा है, ये जो है ओ क्या है प्यारे बच्चों, ओ जो है शुरुआती बिंदु है, यानी कि ओ जो है उभयनिष्ठ बिंदु है। अब इस ओ बिंदु से क्या हो रहा है, एक किरण जा रही है उधर की तरफ। देखो इस शुरुआती बिंदु से एक किरण जा रही है उधर की तरफ, तो एक किरण तो जा रही है ऐसे, ये हो गई, ठीक है। और इसी शुरुआती बिंदु से एक किरण जो है वो जा रही है ऐसे इधर की तरफ, जो ये हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। और इसी शुरुआती बिंदु से अब क्या है कि एक किरण जो है वो ऐसे जा रही है इधर की तरफ, ठीक है। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, एक कोण तो देखो ये बन रहा है, एक कोण तो ये बन रहा है, और एक कोण जो है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस कोण को और अगर मैं इस कोण को, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या होगा बताओ। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं तो होगा क्या बताइए। तब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं बताओ। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण मिलेगा, और ये जो मुझे पूरा का पूरा कोण मिला इसको हम बोलते हैं चांदे वाला कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, चांदा, चांदे वाला कोण बोलते हैं। चांदे का कोण कितना होता है, जिसको हम कहते हैं बेटा डी, चांदा यानी कि डी, देखा है ना, जिसमें हम पूरे कोण बने रहते हैं, तो ये वो है। और इसको हम कहते हैं 180 डिग्री का कोण, इसे हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री का कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो आपको ये पता चल गया कि जो 180 डिग्री का कोण है यानी कि जो चांदा है वो क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से दो कोण हैं, कौन कौन से दो जोड़े हैं। तो देखिए एक जोड़ा है प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पर, कौन सा, कोण ए ओ और सी। यहाँ पर मेरे पास एक जोड़ा है कोण ए ओ सी का,
ओके। तो यहाँ पर मेरे पास है एक तो कोण AOC, ठीक है, कौन सा कोण है, AOC है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मेरे पास कोण कौन सा, BO और C, ये जो है कोण BOC, BOC, ये दो हैं। एक है कोण AOC और दूसरा है कोण BOC। देखो ये वाला BOC और दूसरा है AOC, ये दो कोण हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक रेखा का निर्माण करते हैं, ये दोनों एक रेखा का निर्माण करते हैं, इसलिए ये दोनों कोण कौन से कहलाएंगे, रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे। चलिए अब इसका, इससे रिलेटेड जो एक अभिगृहित है वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अभिगृहित क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये है पहली अभिगृहित। तो बेटा देखो अभिगृहित अभी आप लोग पढ़ चुके हो इससे पहले वाले चैप्टर में कि अभिगृहित क्या होती है। इन्होंने ये कहा है कि अगर एक रेखा है, इस रेखा पर क्या हो रहा है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस रेखा पर एक ऐसे किरण खड़ी हुई है, यहाँ पर ये लो, एक रेखा थी, रेखा का नाम क्या था हमारे, मान लो रेखा का नाम था AB रेखा थी हमारी। अब इस AB रेखा पर एक क्या खड़ी हुई है, किरण खड़ी हुई है, ठीक है। इस किरण का नाम आप ले सकते हैं, इस बिंदु को कह दो C और इसको कह दो D। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर एक रेखा पर एक किरण ऐसे खड़ी हुई है, अब कैसे भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि इधर ही हो, ऐसे भी हो सकती है ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है बेटा, आसन्न का मतलब होता है अगल बगल वाले। आसन्न का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है अगल बगल वाले, ठीक है। आसन्न का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है अगल बगल वाले। तो जो भी अगल बगल वाले कोण हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर अगल बगल वाले कोण हैं, अगल बगल मतलब अराबर बराबर भी कह सकते हैं उसको, अराबर बराबर में जो कोण हैं, जो अगल बगल में कोण हैं, यानी कि जैसे एक कोण आपका ये वाला है और एक कोण आपका ये वाला है, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे बताइए। ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे भाई, इन दोनों कोणों को हम कहेंगे आसन्न कोण। अब इनका नाम लिखते हैं, देखो सबसे पहले इनका नाम लिखते हैं कोण AOD और दूसरे का नाम क्या होगा BCD, ठीक है, ACD, ओके, ACD है, O नहीं है, अब की बार C है। तो एक कोण तो आ गया आपका ACD और दूसरा कोण क्या होगा बेटा BOD, दूसरा कोण होगा आपका BOD। ये हो गए दो कोण। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके आसन्न कोण हैं, ये दोनों आपके क्या है, आसन्न कोण हैं। लेकिन अगर आप इन्हें जोड़ते हो तो अगर बताओ मैं इस कोण को और इस कोण को जोड़ूंगा तो मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोण मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। मुझे पूरा ये वाला कोण मिल गया और ये मैंने अभी आपको क्या बताया, ये तो चांदा है, ये तो चांदे का कोण है, बताओ ये तो किसका कोण है, ये तो चांदे वाला कोण है। और चांदे का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे होता है ना वो D जो होता है, वो D जो होता है हमारे पास जिससे हम कोण नापते हैं बेटा, वो कुछ ऐसा ही तो होता है जिसे हम चांदा भी कहते हैं। तो इसमें ये कोण कितना है, ये देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका 180 डिग्री, मतलब कोण ACD प्लस कोण BCD, ACD प्लस कोण BCD, BOD लिख दिया मैंने, ये आएगा आपका BCD, ठीक है। ACD प्लस BCD बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बताइए यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को,
कोणों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि आसन्न कोण क्या होते हैं। और अगर आसन्न कोण है मतलब अगर एक रेखा पर एक किरण खड़ी हुई है तो आसन्न कोण जो है वो उनका योग कितना होता है 180। सीधी बात आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई दो कोण एक लाइन बना देते हैं, समझना मेरी बात को, सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई दो कोण जो हैं वो एक लाइन बना देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो फिर आपके जो है उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेखा का जो कोण होता है वो 180 होता है। सही है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के कोण युग्म हैं। जैसे अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें कितना मिलेगा बताओ। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 60 और 30 है। 60 30 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। अगर हम 60 डिग्री के कोण में 30 डिग्री का कोण जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर हम 60 डिग्री के कोण में अगर हम 80 डिग्री के कोण को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 140 डिग्री का कोण मिलेगा। ठीक है। अगर मैं 60 में 30 जोड़ूंगा तो 90 डिग्री का कोण मिलेगा। अगर मैं 60 में 80 जोड़ूंगा तो 140 डिग्री का कोण मिलेगा। ये चीज़ है। 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 और 60 में 80 जोड़ेंगे तो 140। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को बता सकते हैं? सारी चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 90, यहाँ पे तो हमें 90 नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे तो हमें 90 नहीं मिल रहा। तो इनको तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों कोणों को हम कहेंगे कि ये दोनों कौन से कोण हैं, पूरक कोण हैं। अभी इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और इनको हम पूरक कोण नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर अलग ही चल रहा है, यहाँ पे यह कोई अलग ही हिसाब है। ठीक है। ये वाला कोण जो है एक रेखा का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ये एक लाइन तो नहीं बना रहे, तो ये चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो बेटा, अब आप क्या कर सकते हो, एक पैमाना लेकर के, एक स्केल लेकर के ऐसे कोणों को नाप सकते हो। अब अगर आप इन दोनों को देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर कोई एक रेखा है और उस पर एक किरण खड़ी हुई है तो जब दोनों आसन्न कोणों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। अब ये आपका दिया हुआ है 125, ये दिया है 55। अगर मैं 125 में क्या जोड़ूंगा, अगर मैं 55 जोड़ूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 5 2 7 और 1 8 और 180 मिला। 180 का मतलब ये तो पूरा मुझे चांदा मिल गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि जो ये एक रेखा होती है, एक रेखा का कोण कितना होता है 180 होता है। यही तो मैंने आपको बताया था कि एक रेखा का कोण कितना होता है 180। तो आप देख पा रहे हो कि भाई ये तो एक रेखा है ना, ये तो एक रेखा है, ये तो एक लाइन है। और आप देखो ये स्केल से नापा जा रहा है, यहाँ पर ये किससे नापा जा रहा है, ये स्केल से नापा जा रहा है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, इस वाले में प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके दो कोण हैं AOC और BOC। कोण AOC और एक कोण है आपका कोण BOC, इन दोनों का जोड़ 180 है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो क्या इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। 150 डिग्री का कोण और 70 डिग्री का जो कोण है, क्या इसे हम कह सकते हैं कि एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम 150 में 70 डिग्री जोड़ते हैं, मान लो अगर मैं 150 में 70 डिग्री जोड़ूं तो कितना आएगा, 150 में 70 डिग्री जोड़ने पर 0 5 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 120 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में? कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ये हमारे पास आ गया बेटा 120 डिग्री। ठीक है, 120। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला था, 120 आएगा, 220 आएगा भाई, सॉरी, हाँ जी ये आ जाएगा आपका 220। 120 नहीं आएगा, 220 आएगा। हाँ, तो ये आ रहा है आपका 220 डिग्री। तो भाई 220 डिग्री तो 180 के बराबर नहीं है। हालांकि ये भी देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों अगल बगल के कोण हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि ये दोनों अगल बगल के कोण थे और इन दोनों ने हमें 180 दे दिया, इसलिए ये एक रेखा का कोण बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं। पर ये दोनों भी अगल बगल के ही कोण हैं, ये 70 और 150, ये दोनों अगल बगल के कोण हैं, लेफ्ट राइट बिल्कुल एकदम जो बराबर बराबर में है। लेकिन फिर भी इन दोनों का जोड़ हमें 220 दे रहा है, 180 नहीं दे रहा। इसका मतलब ये रेखा का निर्माण नहीं करते। कहाँ लाइन बन रही है बताओ? अगर ऐसे भी रेखा जाती तो ऐसे सीधी जाती ना, या अगर ऐसे रेखा आ रही है तो ऐसे जानी चाहिए थी, या अगर ऐसे रेखा आ रही है तो ये ऐसे जानी चाहिए थी। ऐसे तो है नहीं, इसीलिए नहीं है, क्योंकि कोण जो है वो आपको 180 डिग्री नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक सबको, सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताइए, इतना सबको क्लियर है क्या? तो आसन्न कोण जो होते हैं, जो एक रेखा का निर्माण करते हैं, उनको जब जोड़ा जाता है तो बेटा वो आपको कितना देंगे? 180 डिग्री देंगे। वो आपको कितना देंगे? वो आपको देंगे 180 डिग्री। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए, तो अगली जो अभिक्रिया है वो देख लेते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। अब इसको समझो, इस अभिक्रिया को जल्दी से समझो। देखो, एक इधर हो जा रही है और एक इधर जा रही है, ठीक है। ये एक रेखा है और यहाँ पर एक किरण है, ठीक है। अब क्या होता है, दो कोण हैं यहाँ पर, एक कोण तो ये है और एक कोण ये है। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ता हूँ, मान लो ये 120 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का कोण है, तो अगर मैं 120 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। 180 मिल रहा है। तो वो यही तो कह रहे हैं, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, हाँ भाई, इन दोनों आसन्न कोणों का योग 180 है, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ का मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, समझो बात को। अउभयनिष्ठ का मतलब ये है जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ कौन कौन सी भुजाएं नहीं है बताओ? उभयनिष्ठ कौन भुजाएं नहीं है? ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि ये जो बीच वाली है वो तो उस कोण में भी आ रही है, इस कोण में भी आ रही है। ये जो बीच वाली है ना, ये भुजा तो इसमें भी आ रही है और ये भुजा इसमें भी आ रही है। ये वाली भुजा जो है वो केवल 60 डिग्री के कोण में है और ये वाली भुजा जो है ये केवल 120 डिग्री के कोण में है। तो ये दोनों भुजाएं क्या बनाती हैं? ये दोनों भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। तो रेखा तो बना ही रही है, देख लो ये क्या बना रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों को अगर मिला दूँ तो ये क्या बना रही हैं? ये एक रेखा का निर्माण कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। समझ में आया सभी बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आ गई ये चीज़? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग करेंगे बेटा क्विज़। तो जो क्विज़ का क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्विज़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कह रहे हैं दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? दो अलग अलग बिंदु हैं ए और बी, उनके बीच में एक बिंदु सी ज़रूर होता है। उनके बीच में एक बिंदु सी जो है वो ज़रूर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है भाई। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच में एक बिंदु जो है वो है सी। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, होता है ना। चलो अब देखो, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से बात कर रहे हैं? नहीं, ये कथन प्यारे बच्चों असत्य है। एक बिंदु से एक रेखा नहीं खींची जा सकती, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आज की क्लास में आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।